नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। ओके, और पेपर है आपका 2। जैसा कि आप सबको पता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में पेपर 3 भी कर दिए हैं, सिर्फ यही पेपर चेंज कर दिए हैं। फर्स्ट सेकंड की जगह पे फर्स्ट को कर दिए हैं और फर्स्ट की जगह पे सेकंड को कर दिए हैं। ठीक, तो बाकी आपके सिलेबस में अगर आपके यूनिवर्सिटी में इस सिलेबस को रखा गया है, आप सब सिलेबस देख सकते हैं, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का है सिलेबस। ओके, तो आज आप सब देखने वाले हैं पेपर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें मैंने कुछ शॉर्ट प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ओके, तो जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक भी अवश्य करें। जैसा कि आप सब देखते ही हो हमेशा से कि यहाँ पे लिखा रहता है महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जी हाँ, आप सबको पता है आपकी मैम आप सभी के लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को ही रखती हैं। ठीक, तो जो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं उन्हीं को हम इस सेशन में शामिल करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न। इससे पहले जल्दी से जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। लाइक शेयर कर दें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का सेशन का पहला प्रश्न। ओके, आई होप आपने लाइक शेयर कर दिया होगा और जो पहली बार जुड़े थे उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे, मैं यही आशा करती हूँ। ओके, तो आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, हो सकता है सबसे पुरानी जनजाति, ये आपके करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। ओके, तो अगर जनजात से कहीं भी प्रश्न पूछा जाता है तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि भारत की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है। ओके, तो भारत की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, आइए देखते हैं आंसर। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाइक शेयर कर दीजिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो पहली बार जुड़े हैं, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही आपको नोटिफिकेशन में लेगा। जैसे ही मैं वीडियो को आप सभी के पास मैसेज पहुंच जाएगा जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूं। ओके, तो आइए बढ़ते हैं। भारत की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? संथाल भारत की सबसे पुरानी जनजाति है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टीचिंग एग्जाम में भी आता है कि संथाल भारत की सबसे पुरानी जनजाति है। ऐसे प्रश्न पूछा जा चुका है टेट में। ठीक, टेट यूपी टेट है और सी टेट, इसमें भी इम्पॉर्टेंट होता है जनजाति। ठीक, जनजाति सबसे पुरानी कौन सी है? संथाल है। ओके, संथाल भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल कहाँ पे पाई जाती हैं ये जनजाति? अभी आप ये भी कंफ्यूज होंगे, ये सबसे पुरानी जनजाति तो है लेकिन कहाँ पे पाई जाती है सबसे ज़्यादा? तो ये बच्चों पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं, बिहार में पाई जाती हैं, असम झारखंड में पाई जाती हैं, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं। ये टोटल हैं 6 राज्य, यहाँ पे ये देखे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है ग्रामीण समुदाय क्या होता है। मैंने पढ़ाया हुआ है आपको ग्रामीण समुदाय के बारे में, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में अंतर। ठीक, ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामीण समुदाय क्या होता है ये जानते हैं। मेरिल एड्रीज के अनुसार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में 100% आएगा ही ग्रामीण समुदाय से प्रश्न। ओके, तो रिटर्न बढ़िया से लिख लेना, याद कर लेना। ओके, अभी टाइम है पेपर में काफ़ी। मेरिल एवं एंड्रीज के अनुसार इन्होंने कहा कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के, क्या होता है, जो एक छोटा सा केंद्र होता है, इसके चारों ओर संगठित होते हैं तथा समान प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है सैंडरसन के अनुसार। सैंडरसन ने कहा कि एक ग्रामीण समुदाय वह स्थानीय क्षेत्र है जिसमें वहाँ निवास करने वाले लोगों की सामाजिक अंतःक्रिया और उनकी संस्थाएं सम्मिलित हैं, जिनमें वह खेतों के चारों ओर बिखरी झोपड़ियाँ या ग्रामों में रहते हैं और जो उनकी सामान्य गतिविधियों का केंद्र है। ठीक, ये है सैंडरसन के अनुसार। मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चों जितने भी परिभाषाएं हैं राइटर का नाम याद रखा करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके पेपर में ज़रूर आता है। और अगर आप एक्सप्लेन कर देते हैं, उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, अगर आप राइटर का नाम लिख करके एक्सप्लेन कर देती हैं
उन वर्ड को, तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलता है। आइए नगरीय समुदाय क्या है जानते हैं। इसके बाद मैंने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है आप सभी के लिए, बीच में इसकी बिल्कुल मत करना, लॉन्ग प्रश्न है, ठीक। इसी हरित क्रांति के जस्ट बाद आने वाला है वो प्रश्न, ओके। तो नगरीय समुदाय क्या है। नगरीय समुदाय का आशय उस समुदाय से है जहाँ की जनसंख्या अपेक्षाकृत ग्रामीण समुदाय से अधिक होती है, ठीक। लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है तथा वहाँ की संस्कृति और सभ्यता आधुनिक होती है। आइए जानते हैं, जैसे कि आप सबको पता है, एक्सप्लेन कर सकते हो कि ग्रामीण समुदाय क्या है, नगरीय समुदाय क्या है। नगरीय समुदाय ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत घनी बस्ती होती है, वहाँ पे बहुत ही जनसंख्या रहती है। आप सिटी में जाइए, वहाँ पे चहल पहल ज़्यादा होगी, गांव में जाइए तो सुकून फील होता है ना, वहाँ का एटमॉस्फेयर और शहर का एटमॉस्फेयर बहुत ही डिफरेंट होता है, ओके। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे कहते हैं बिलकाउस के अनुसार इन्होंने कहा नगरीय समुदाय के बारे में। आज जानते हैं क्या कहा है इन्होंने कहा कि नगरों के अंतर्गत उन समस्त क्षेत्रों को लिया जा सकता है जिसमें जनसंख्या का घनत्व क्या हो, प्रति वर्ग मील 1000 से अधिक हो, और जहां वास्तव में कोई कृषि नहीं होती हो, ठीक। जहां पे कोई कृषि अर्थात खेती नहीं होती हो उसे हम नगर कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में, क्योंकि शहरों में खेती थोड़ी होगी, ठीक। नेक्स्ट आता है हरित क्रांति का अर्थ बताइए। यह हरित क्रांति जो है बच्चों, इसके जनक कौन है, डॉक्टर स्वामीनाथन जी हैं, MK स्वामीनाथन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बार बार बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आ सकता है, ठीक। हरित क्रांति से प्राय देश के ऐसे सिंचित व असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज कर संकर तथा बौने बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। बच्चों, जो बच्चे अभी पहली बार जुड़े हैं, जिनको पता ही नहीं होगा कि अगर आप ऐसे सर्च करेंगे होम साइंस और बाय निधि शर्मा करके यहाँ पे हरित क्रांति डाल देना। हरित क्रांति का मैंने वीडियो अपलोड कर चुका है, मैंने 1 ईयर पहले पढ़ाया हुआ था, बहुत इम्पोर्टेंट है हरित क्रांति। उसमें मैंने बहुत विस्तार से एक्सप्लेन किया है कैसे कैसे हुआ था, क्या कमी थी, किस कारण से जब आपका देश आज़ाद हुआ था उस समय हरित क्रांति को कब लाया गया, ठीक। तो वो वीडियो आप सब ज़रूर देख लेना, ठीक। सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ओके। तो फिर उसके बाद सिंचित व असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज कर जो संकर बीज होते हैं और उनके प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि करना होता है, ठीक। हरित क्रांति उच्च मेंडल के अनुसार आपने देखा ना, मेंडल ने किस पर, मटर के बीज पर प्रयोग किया था, आपको याद है। मटर के दाने पर किसने प्रयोग किया था, मेंडल ने। किसके लिए, उन्होंने देखा कि जैविकता की खोज, वो एक्सप्लेन करना चाहते थे कि जो जीन होता है, जेनेटिक असर होता है मटर के दाने पर, वो ऐसे ऐसे कई बार या कह सकते हैं रिटर्न वो मटर के बीज को, जैसे वो उसका फल होता था, फिर दोबारा से उसको उगाते थे, दोबारा से ऐसे ऐसे उसमें चेंजिंग आती थी, और लास्ट में उन्होंने देखा कि फिर से वही पौधा आने लगा। ये आप उसमें देखेंगे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, इसमें इतना ज़्यादा नहीं बताना है, फिलहाल इतना बोल दिए। मेंडल ने किस पर किया था, मटर के दाने पर, ठीक। बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। हरित क्रांति उच्च गुणवत्ता वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और गहरी सिंचाई पर आधारित कृषि उत्पादन की एक नवीन प्रक्रिया है। इस क्रांति को हाई यील्डिंग वेराइटीज़ प्रोग्राम, जिसे हम इंग्लिश में HYVP के नाम से भी जाना जाता है। हरित क्रांति का दूसरा नाम सदाबहार क्रांति कहलाता है, ठीक। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो वीडियो जा करके देख लें, ठीक। अब आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, विराट जनसंपर्क क्या है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मॉस कॉन्टैक्ट, ठीक। ये कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, आप संपर्क करने जा रहे हैं, प्रसार करने जा रहे हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको विराट जनसंपर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो मास कॉन्टैक्ट होते हैं, इसमें होता है कि जब हम, आइए जानते हैं, जब काम कम समय में कम ऊर्जा व्यय करके, कम ही समय हो और कम ऊर्जा का व्यय भी हो, एक साथ ही बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क भी स्थापित किया जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, विराट जनसंपर्क कहते हैं। जैसे कि आप मोबाइल पे बैठे हो ना, मोबाइल से थोड़ी देर में सभी के पास मैसेज पहुंच जाता है, इसे हम विराट जनसंपर्क
संपर्क कह सकते हैं। ठीक, इसके लिए सिनेमा है, टेलीविज़न है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, स्लाइडर, प्रोजेक्ट है, भाषण है, प्रदर्शनी आदि का प्रयोग किया जाता है। प्रदर्शनी लगी होगी अभी, है ना, कई जगहों पर लगी हुई है। प्रदर्शनी में क्या होता है, एक जगह पर कई सामान मिल जाते हैं। ठीक, वही है मॉस कॉन्टैक्ट। विराट जनसंपर्क में श्रव्य तथा श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ अधिक सहायक सिद्ध होती है। जैसे लाभ आइए जानते हैं, इसके एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है। इसके एडवांटेज है कि अत्यल्प समय में अधिक से अधिक लोगों तक नवीन सूचनाएं, तथ्यों एवं अनुसंधानों की जानकारी पहुंचाई जा सकती है। सेकंड है ग्रामीण नेतृत्व विकसित करने में मदद मिलती है। थर्ड है कार्य करने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण भी होता है। आइए इसकी सीमाएं क्या हैं, आइए सीमाएं भी जान लेते हैं। व्यक्तिगत ध्यान देना संभव नहीं होता है, अतः लोगों की समस्याओं, आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों का पता नहीं चल पाता है। ठीक, और लोग नवीन बातों, विचारों, उपकरणों, यंत्रों का अपना रहे हैं, यहाँ नहीं, इसका पता नहीं चल पाता है। ठीक, थर्ड आता है लोगों को नवीन उपकरणों, जो अब नई टेक्निक आ रही है ना, इसके यंत्रों को अपनाने में क्या क्या परेशानियां हो रही हैं उसका पता नहीं चल पाता है, जिससे क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। द्वितरफा संचार नहीं होने से प्रतिपुष्टि नहीं हो पाती है। ओके, इसके बाद ध्यान योग्य बातें क्या हैं, ध्यान रखने योग्य बातें। विराट संपर्क में क्या आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप विराट संपर्क कर रहे हैं। ओके, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ग्रामीणों के रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराओं, मूल्यों आदि को समझकर बातें आरंभ करनी चाहिए। अगर आपको उनकी संस्कृति के बारे में नहीं पता, रीति रिवाज के बारे में नहीं पता, आप अपोजिट जा कर के बोल दिए, संपर्क कर दिए, वहाँ पर मैसेज कर दिए, तो आपको क्या लात पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना, यही है। ठीक, नेक्स्ट आता है ऐसी बातें बताई जानी चाहिए जिसका कम से कम विरोध हो। ऐसी बातें कीजिए जिसका कोई विरोध ना हो। ठीक, संपर्क करने गए हैं तो प्रसार करने। ठीक, लोगों का ध्यान आकर्षित करने तथा कार्यक्रम में रुचि उत्पन्न करने के लिए नारा का प्रयोग करना चाहिए। कार्यक्रम में जब रुचि, अगर आप नारा लगाएंगे तो सब अट्रैक्ट होंगे, उसी नारे पर फोकस करेंगे, फिर वहाँ पे क्या होगा, वो लोग एकत्रित होंगे और आपके कार्यक्रम में रुचि रखेंगे। रथ यात्रा आदि द्वारा उपयुक्त वातावरण तैयार करना चाहिए, वहाँ का एटमॉस्फेयर तैयार करना चाहिए कि वहाँ पे सभी जनता एकत्र हो सके। ओके, नेक्स्ट आता है क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं नेताओं को बुलाकर भाषण दिलाना चाहिए। इससे लोगों को कार्यक्रम के प्रति विश्वास उपजा जाता। जो वहाँ के विश्वास पात्र होते हैं, विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं, जो डेवलप व्यक्ति होते हैं, उनको बुला करके, जिनको वो जो ग्रामीण लोग हैं आइडल मान सकते हैं, फिर उनके कहे पर वो उस पर फोकस करते हैं। ठीक, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आप सभी का दिन अच्छा हो। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो कर ही दो।